नमस्कार दोस्तों। जुलाई समाप्त होने को है और अगस्त दस्तक दे रहा है। तो ऐसे मौसम में हमें अगस्त में बहुत सारी कथा कहानियाँ टैगोर के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मिल जाएंगी। हम शुरुआत एक अलग ढंग की एक कहानी से करते हैं। वो कहानी क्या, एक वास्तविक एक चित्र है जो आपके सामने मैं खींचना चाहता हूँ। अंतिम दिनों में टैगोर भी कोई सुखी नहीं रहे। इतना ज़्यादा व्यापक स्तर पर सृजन करने वाला व्यक्ति, जो संगीत की दुनिया में, चित्रकारी की दुनिया में, पेंटिंग की दुनिया में, कविता में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में, हर विधा में जिस व्यक्ति ने अपनी कलम उठाई हो, वह व्यक्ति अंतिम दिनों में कितना ज़्यादा बेचारगी के एहसास के साथ गया। उसने अंतिम सांस ली। ये वाकई एक अजब सी दास्तान है, पीड़ादायी एक कहानी है जिसको बयान करना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हम उस पर पहुँचेंगे। आज बात जो केंद्रित होगी वो इस बात पर होगी कि वो वहाँ एक केमिस्ट शॉप थी जो टैगोर की दवाइयाँ सप्लाई किया करती थी। केमिस्ट शॉप शांति निकेतन में नहीं थी, वो बोलपुर में थी। शांति निकेतन जिस कस्बे के नज़दीक पड़ता है वो बोलपुर है, और अगर शांति निकेतन पहुंचना हो तो बोलपुर से ही वहां जाना पड़ता है। तो उन दिनों में मित्रों, बोलपुर के पास ही, क्योंकि ये उत्तरी कलकत्ता के नज़दीक उसी मार्ग पे पड़ता है, तो उत्तरी कलकत्ता के जिस मार्ग से बोलपुर की ओर रोड मुड़ती है, उन दिनों में सिर्फ केवल 2 दुकानें थीं। एक का नाम था माधव एंड कंपनी और दूसरी का महात्मा एंड कंपनी। अब कालांतर में ये बात हो गई, काफ़ी वर्ष पुरानी 1941 की बात है, और जो ये महात्मा एंड कंपनी है उसके जो वर्तमान जो संचालक हैं वो बताते थे कि मैं, जब मेरे पिता की डेथ हुई तो मैं सिर्फ 6 वर्ष का था, और उसके बाद मैंने बैठना शुरू किया, और मेरे होते हुए उनकी अंतिम जो प्रेस्क्रिप्शन थी, टैगोर के इलाज की दवाइयों की अंतिम जो पर्ची थी, वो मेरे पास आज भी सुरक्षित है। और अंतिम पर्ची को भी देखने के लिए अब शोधार्थी और कई बार शांति निकेतन के छात्र वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ के साथ एक संबंध जुड़ा होता है। हालांकि मेडिकल शॉप की किसी प्रेस्क्रिप्शन के साथ टैगोर का संबंध जोड़ना बेहद मुश्किल है, लेकिन टैगोर के साथ जो भी चीज़ जुड़ गई, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, उसका एक प्रकार से विशेष महत्व शोधार्थियों के लिए हो जाता है। तो उसके संचालक जो हैं, इसके कंपनी के महात्मा एंड को के जो वर्तमान संचालक हैं, बताते हैं कि सबसे बड़ी हमारे लिए मुसीबत ये हो गई कि हम जाने जाते थे टैगोर के केमिस्ट के नाम से, हमारी पहचान बन गई थी। और उस पहचान के बावजूद दिक्कत ये हुई कि जब फ्लाईओवर बनने लगे और जब बहुत सड़कों का निर्माण है वो एक जाल की तरह फैल गया पूरे के पूरे कलकत्ता के उत्तरी भाग में, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी पुरानी इमारतें ढहने भी लगीं। और एक फ्लाईओवर का हिस्सा ऐसा गिरा कि वो हमारी दुकान के बिल्कुल ऊपर आके गिरा, और दुकान का भी एक प्रकार से वो जो इसका ऐतिहासिक पक्ष था, जो आकर्षण का केंद्र थी बहुत सारे शोधार्थियों के लिए, शांति निकेतन के छात्रों के लिए और अन्य लोगों के लिए, वो पहचान जो है हमारी एक फ्लाईओवर के नीचे टूटने से नीचे दब गई। बहरहाल जब फ्लाईओवर बन गया तो हमने उसी जगह पे दुकान को थोड़ा सा ठीक ठाक किया, लेकिन भयभीत लोग इतने हो गए थे कि बरसों तक वो लोग उस तरफ आते नहीं थे कि पता नहीं ये फिर गिर जाए कहीं, तो ऐसी दुकान पे क्या जाना, हम जान बचाने के लिए दवाई लेने जा रहे हैं, कहीं जान साथ चली ना जाए। और कहता है कि उसके बाद ऐसा वक्त गलत बीता कि 2016 के बाद निरंतर हमारी चीज़ें जो हैं वो समाप्त होनी शुरू हो गई। अब दुकान उठाने को मन नहीं करता, क्योंकि इसके साथ गुरुदेव की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, नाम जुड़ा हुआ है, और प्रेस्क्रिप्शन हमारे पास आज भी हमने उसको सेफली रखा हुआ है केमिकल ट्रीटमेंट देके, ताकि वो फेड ना हो जाए। और इतने बड़े आदमी से जो अंतिम दिनों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जो है बड़ी महत्व की होती है। और उसका जो संचालक का कहना है कि मैं सारी चीज़ों का गवाह रहा हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन चीज़ें दिमाग से निकलती नहीं हैं। और उसने पिछले 2-4 वर्ष पहले जब उससे मुलाकात कुछ लोगों की हुई तो उसने एक बात बताई
कि टैगोर अंतिम दिनों में कितने कष्टदायी ज़िंदगी से बीते थे, उन्होंने कितने कष्ट सहे अंतिम दिनों में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी गुरुदेव में कि अंतिम दिनों की कहानी और उनके ट्रीटमेंट और बाकी चीज़ों की बात बाद में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी जो उसने भी नोट की और वो जो वहाँ प्रचलित भी है, वो ये थे कि कोई व्यक्ति इतने दुखों के बावजूद अपनी कलम से और कूची से कटने को तैयार नहीं है। टैगोर इसलिए कई बार ऑपरेशन से ना कर देते थे, किसी भी बीमारी का ऑपरेशन कराने से, कि ऑपरेशन का मतलब होगा एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का मतलब होगा कि मुझे लेटना पड़ेगा, और लेटने का मतलब ये होगा कि मैं कुछ लिख नहीं पाऊँगा, जबकि मैं एक मेरे मन में अंदर से भीतर से आवाज़ आती है कि जब तक सांस चलती है तब तक न कलम छूटे और ना ही हाथ से कूची छूटे, ये दोनों चीज़ें मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं सही ढंग से इलाज कराने के पक्ष में भी नहीं हूँ। और टैगोर की इस हठ ने, इसी ज़िद ने उनकी ज़िंदगी का सोपान जो था उसको कम किया, छोटा किया। लेकिन इसके बावजूद मित्रों, जो प्रश्न पैदा होता है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति सृजन से, अपने सृजन के साथ इतना कैसे जुड़ सकता है कि उसको ना तो ज़िंदगी की पीड़ाएं याद रहें शरीर की, और ना ही उसको ये याद रहे कि अगर मैंने सही समय पर इलाज नहीं कराया तो इसका कितना खमियाजा उसके आसपास की चीज़ों को भुगतना पड़ेगा। टैगोर मूल रूप से वो नहीं थे कि पोजेसिव नहीं थे, उनके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि शांति निकेतन उनके बिना समाप्त हो जाएगा। वो जो मन में परिकल्पना आई उन्होंने वो कर दिया। अपनी ज़मीन थी, अपनी संपत्ति थी, सारी की सारी दान कर दी। उसके बाद एक ट्रस्ट बन गया और एक संस्थान का स्वरूप सामने आ गया। वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन टैगोर ने कभी इस बात का प्रयास नहीं किया कि वो ज़िंदगी को किसी तरह से दरहम बरहम होने दे। और उन्होंने हमेशा इस बात के लिए कोशिश की कि जीवन अंतिम लम्हे तक, अंतिम क्षण तक सृजनशील बना रहे, क्योंकि ये जिस्म भी दोबारा किस रूप में मिलेगा कोई पता नहीं है, और जिस रूप में मिलेगा उस रूप में कोई बनिया मस्तिष्क मिलता है, व्यवसायी मस्तिष्क मिलता है, या किसी और तरह का मस्तिष्क मिलता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस जन्म में जो संस्कार, जो मस्तिष्क, जो दिल मिला है, उससे सृजन की दुनिया में जितना भी आप क्रिएट कर सको चीज़ों को, चाहे वो चित्र की शक्ल में है, पेंटिंग की शक्ल में है, या कविता कहानी की शक्ल में है, उतना कर दो। और इसलिए ये अंतिम लम्हे तक, जहाँ तक जब तक ऑपरेशन की नौबत नहीं आई, अंतिम ऑपरेशन की, तब तक उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। और कई बार ये होता था कि जब उठ नहीं पाते थे बिस्तर से, तो उस वक्त एक स्टेनो रख दिया गया कि आपने अगर नहीं बास आना, आपने लिखना ही है, तो आप डिक्टेट करा दो उसको। और टैगोर धीरे धीरे आराम से जो जो उनकी अनुभूतियाँ होती थी, जो जो अंदर से एक कुछ भी सृजन की धाराएं निकलती थी, चाहे वो पोस्ट मास्टर की हो, चाहे वो किसी और की हो, चाहे काबली वाला की हो, जो जो अंदर से बातें निकलती थी, कथा का क्रम नहीं टूटने देते थे और उसे बोलते जाते थे, और वो डिक्टेट होके उसको लिखवा देते थे, और उसके बाद वो चीज़ें साहित्य का एक अभिन्न अंग बन जाती थी। तो मित्रों, ये बहुत दिलचस्प बातें हैं जो गुरुदेव का जो अंतिम सोपान है जीवन का, जब वो नज़दीक आता है तो उस वक्त पूरे के पूरे परिवेश में उनकी बातें याद की जाती हैं, क्योंकि उनकी हर बात में एक ज़िंदगी का एक नया फ़लसफ़ा, एक नया मोड़ है। शुक्रिया दोस्तों।